Good morning, viewers, and good morning, India. I am Ravi Ranjan Mehta, and today I am very thankful to Mr. Diwakar, who has given me a chance to upload my first video on this channel. That name is Diwakar's Mathematics. The Vision Career Point. And this is being run in the banner of the Vision Career Point. Today I am going to just upload a such kind of video in which you will get the basic concept of English grammar. बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश में हम लोग सीखने की कोशिश तो करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगहों पे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी खुद की क्षमता क्या है, व्हाट इज माई ओन कैपेसिटी, व्हाट इज माई ओन लर्निंग एप्टीट्यूड्स, ये स्टूडेंट को पता नहीं होता है। और उनको क्या मिलता है, उनको क्या पढ़ाया जाता है, ये भी मैटर करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरा एक कहावत है, ये बिहार का कहावत है कि अगर जड़ में जान नहीं तो फुनगी में फूल नहीं। मतलब अगर किसी पेड़ को स्वस्थ करना है, हरा भरा करना है, फलदायी बनाना है, उसके पत्तों में डालियों में फूल फल लगाना है, तो सबसे पहला क्या होता है कि उसको खाद सही मिलना चाहिए, उसको मिट्टी सही मिलना चाहिए, उसके जड़ काफी मजबूत होनी चाहिए। और यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे जड़ का मतलब होता है उसका धरातल के नीचे की अलग अलग रेशें, जो कि अलग काफी मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है, और वो पेड़ को मजबूत बनाती है, स्वस्थ बनाती है। तो शिक्षा में भी वही हाल है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लर्निंग्स अगर आपका क्लियर होगा तो आप आगे की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे और खुद से आप अपनी थिंकिंग पावर से नए नए चीजों को इजाद कर पाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि इंसान जब भी किसी कोचिंग से सीख कर जाता है अपने घर, तो उसके बाद वो अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार उसको परखता है, उसको जांचता है और अपना दिमाग लगाकर उसको और ज्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बेसिक के बारे में कि कहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस का जो सबसे प्राइमरी पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट और उसके बाद लगने वाला वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ये दूसरी बात है। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेरा वर्ब आएगा। इन दोनों के बीच एक बैलेंस होता है और वो बैलेंस ये होता है कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर वर्ब में होगा तो उसके बाद लगने वाला जो मेरा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके बाद लगने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। अगर ये दोनों बैलेंस हो गया तो उसके बाद हम लोग सेंटेंस में बाकी और जो उसके पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा वगैरह, वो सबको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस का बेसिक क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे बेसिक होता है वो होता है ये SVO। ठीक है, SVO, S का मतलब यहां पे होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कर्ता, कर्ता कहने का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, दूसरे पार्ट में अगर हम आते हैं तो इसका मतलब होता है V का मतलब हो गया क्रिया, यानी कि वर्ब। कहने का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं दुनिया का कोई ना कोई काम, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, तोड़ना फोड़ना, मारना काटना, लड़ना, चलना, सोना इत्यादि। ठीक है, तीसरे पार्ट में अगर हम आते हैं तो ये होता है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कर्म का मतलब हो गया जिस पर क्रिया संपन्न हो, जिस पर क्रिया संपन्न हो। अब यहां पे इन तीन चीजों को हम लोग पहले समझेंगे। सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, कर्ता का मतलब हो गया काम करने वाला। क्लियर? उसके बाद है वी मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स कोई ना कोई काम। दुनिया में बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में आता है मेरा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ये कर्म का मतलब क्या होता है जिस पर क्रिया संपन्न हो। क्लियर? अब इसको हम लोग एक वाक्य के द्वारा समझेंगे। राम
कपड़ा धोता है। राम कपड़ा धोता है एग्जाम्पल के लिए लिए तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोग ये पता करेंगे कि यहाँ पे मेरा क्रिया कौन सा है। तो क्रिया ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के यदि लास्ट में हम लोग चलें तो यहाँ पे हमको मिल रहा है धोता है, कहने का मतलब हो गया धोना। ये इसका हो गया ओरिजिनल फॉर्म। इसी धोना से बहुत सारे रूप बनते हैं। धोना से बन गया धोता है, धो रहा है, धो चुका है, धोएगा, धो सकता है, धोना चाहिए, जरूर धोना चाहिए, धोता होगा। क्लियर। तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया मेरा धोना। इसी धोना से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग वाक्यों को बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया वर्ब। क्लियर। इस वर्ब के मिलने के बाद हमारी यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि इस वर्ब की मदद से हम ये पता करें क्या मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, क्या मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अगर वो दोनों मिल गया तो हम लोग इस सेंटेंस में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन चीज कहां कहां पे रखा गया है। तो इस वर्ब से सबसे पहले हम लोग दो प्रश्न को पूछते हैं। सबसे पहला जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन होता है वो होता है मेरा कौन। दूसरा क्वेश्चन होता है किसने। कौन और किसने। इसका जो मेरे को आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर। राइट साइड में अगर आते हैं वर्ब के उस साइड तो हमको क्वेश्चन पूछना है क्या या किसे। क्या या किसे। इसका जो मेरे को आंसर मिलेगा वो हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। हिंदी के रचना में इंग्लिश के रचना में अंतर होता है। हिंदी में हम सबसे पहले हम लोगों को मिलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मिलता है, सब्जेक्ट के बाद हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में मिलेगा वर्ब। ये मेरा फॉर्मेशन हो गया HND यानी कि हिंदी का। लेकिन जब हम लोग इसको इंग्लिश में अरेंज करेंगे तो हमको इस पैटर्न को बदलकर इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, इंग्लिश भाषा के अनुसार सेट करना पड़ेगा। क्यों। हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण अलग है, इंग्लिश भाषा और इंग्लिश ग्रामर अलग चीज है। दोनों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कानूने हैं, तो उसके अनुसार हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो ये हो गया मेरा हिंदी अरेंजमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब इंग्लिश में आएंगे तो मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जरा सा अंतर है। सबसे पहले तो आपको इस अंतर को समझना होगा कि हिंदी में मेरे को ये मिलता है, इंग्लिश में मेरे को ये करना होता है। तो ये हो गया मेरा पहला काम। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे आने के लिए उसके पास डीप नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आपको और आगे वीडियो देखने होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो आते हम लोग अपने वाक्य पे आते हैं। यहां पे मेरा सेंटेंस था राम कपड़ा धोता है। काम हो गया मेरा, ओरिजिनल फॉर्म हो गया धोना। मैंने इसको बाहर निकाला। इससे मैंने दो प्रश्न किया। पहला प्रश्न लेफ्ट साइड में कौन सा हो गया, कौन या किसने। यहां पे इसको अप्लाई कर देंगे। इस प्रश्न को इस वर्ब पे अप्लाई करना है। धोता है, कौन धोता है, धोता है, कौन धोता है। तो आंसर मेरे को क्या मिला, राम। तो जैसे ही आंसर मिला राम, कौन धोता है, तो कौन या किसने का जो आंसर हो गया वो हो गया सब्जेक्ट। तो ये राम मेरा हो गया सब्जेक्ट। एक चीज मैंने आइडेंटिफाई किया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, इसको हटा दें, अब चाहे इसको रहने देते हैं, ठीक है। अगला मेरा है धोता है। अब इससे राइट साइड में जाकर दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या धोता है, किसे धोता है। तो इसका आंसर मिला क्या धोता है। अब दोनों को जोड़ेंगे। पहले मेरे पास था धोता है, तो मैंने पता किया कौन धोता है, तो पता चला राम, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। राम धोता है, तो राम धोता है, तो राम क्या धोता है, तो राम क्या धोता है। इसका आंसर मिला कपड़ा। तो ये जो मेरा कपड़ा है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है SOV। अब यहां पे इसको देख लेते हैं। यहां पे मेरे को क्या मिला, ये है मेरा वर्ब, ये है मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। देखिए
SOV, मतलब हिंदी का अरेंजमेंट क्या हो गया, SOV। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में बना देंगे तो अभी मैं डायरेक्ट बना देता हूं, बाद में ग्रामर के अनुसार बनाएंगे। क्या हो जाएगा, यहां पे राम कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं वॉश, लेकिन यहाँ पे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ES लगाने से वॉश मेरा V1 से V5 में कन्वर्ट हो गया, तो राम वॉशेस कपड़ा, तो कपड़ा का यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे राम वॉशेस क्लॉथ्स, राम वॉशेस क्लॉथ्स। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राम मेरा क्या था, राम मेरा सब्जेक्ट था, राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद मेरा वॉशेस यानी धोता है, हिंदी में लास्ट में था, इंग्लिश में कहां आ गया, बीच में आ गया, क्लियर। कपड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था, कपड़ा हिंदी में कहां था, बीच में था, लेकिन इंग्लिश में कहां चला गया, लास्ट में चला गया। अब दोनों में अंतर देखिए, हिंदी में क्या है, SOV, क्लियर। इंग्लिश में क्या हो गया, SVO, मतलब ये है हिंदी अरेंजमेंट, ये है इंग्लिश अरेंजमेंट, समझ में आ गया। तो ये अभी तक का मेरा हो गया बेसिक, ये मेरा क्या हो गया, अभी तक का बेसिक हो गया, जिसमें हम लोग क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मेरा बेसिक हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब काम करने वाला, V स्टैंड्स फॉर वर्ब मींस क्रिया, मींस कोई ना कोई दुनिया का काम, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्म का मतलब जिस पर क्रिया संपन्न हो, क्लियर। अब मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिया, राम कपड़ा धोता है, इसमें सबसे पहले मैंने काम क्या है वो आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको वाक्य में सबसे पहले वर्ब को पता करना है। तो यहाँ हो गया धोता है मीन्स धोना, ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न किया, इसी वर्ब से मैंने प्रश्न किया, धोता है कौन किसने, तो देखिए धोता है कौन धोता है, तो यहाँ पे आंसर मिला राम, तो राम जैसे ही मिला तो कौन किसने का आंसर मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो राम सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। दूसरे साइड है वर्ब, इसका इससे भी दो प्रश्न पूछने हैं, क्या या किसे, तो इसका जो आंसर मिला, अब दोनों को जोड़ने के बाद प्रश्न करेंगे, राम धोता है तो राम क्या धोता है, तो राम कपड़ा धोता है, मतलब कपड़ा मेरा क्या का आंसर क्या होता है, इन दोनों का क्या और किसे का आंसर होता है, ऑब्जेक्ट, मतलब कपड़ा मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी का अरेंजमेंट हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वही इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, राम वॉशेस क्लॉथ, यानी कि राम सब्जेक्ट, वी हो गया आपका वॉशेस, और उसके बाद ओ हो गया ऑब्जेक्ट, SOV SVO। ये एक बेसिक अंतर है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। अब इस चीज को अच्छी तरह से समझिए और आगे बताते हैं। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और SVO देखने के बाद हम एक यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पापा ने मुझे एक कलम दिया, पापा ने मुझे एक कलम दिया। इस सेंटेंस को बताने का मेरा एक खास मकसद है, और वो मकसद क्या है वो आपको अभी पता चला जाएगा। पापा ने मुझे एक कलम दिया, कहने का मतलब है कि ये एक मेरा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में मेरे को ये सोचना है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। सबसे पहला अपने आप को एक खोखला पार्ट बनाइए जिसमें आपको बहुत सारी चीजें भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको शुरू से एक बच्चे की तरह सीखना है, ठीक है। तो मेरा जो पहला काम था, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक वही काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको वर्ब क्रिया को आइडेंटिफाई करना है, जो कि मैंने बताया था कि वाक्य के लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पापा ने मुझे एक कलम दिया, दिया दिया का ओरिजिनल फॉर्म पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा देना, देना से ही अलग अलग रूप बनते हैं, ठीक है। तो देना से बना हुआ है दिया, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म हो गया, यानी कि यही मेरा वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैंने जो दो प्रश्न आपको बताए थे उस प्रश्न को रिवाइंड कीजिए, वहां पे पूछिए क्या हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वर्ब से, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन या किसने, तो हम इस प्रश्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिया, कौन दिया,
तो आंसर मिला सेंटेंस में कौन दिया, कौन दिया, कौन दिया। अच्छा, पापा ने दिया, तो जो कौन या किसने का आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके पास दो चीज मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है। पापा ने दिया। अब ये जो आपका राइट हैंड साइड में जो प्रश्न था, अब उसको लगाइए। ये मेरा प्रश्न था क्या, और दूसरा मेरा प्रश्न था किसे। इन दोनों को यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पे ये सेंटेंस देने का मेरा मकसद था कि आपको एक ही वाक्य में दोनों शब्दों के आंसर मिलेंगे, इसका भी और इसका भी। पापा ने दिया, क्या दिया, एक कलम। तो जो इसका आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया पहला। दूसरा बोल रहा है पापा ने एक कलम दिया। अब बाकी को भी जोड़ते चलेंगे, जैसे 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 मेरे पास नए शब्दों का यहाँ पे अवलोकन हो जाएगा, पता चल जाएगा, वैसे वैसे आपको उसको जोड़ जोड़ कर आगे प्रश्न को भरना है। ठीक है, तो पापा ने एक कलम दिया। अगला प्रश्न देखेंगे किसे, किसे दिया, मुझे। तो ये मुझे भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास दो, एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस वाक्य को देने का मेरा मेन मकसद था कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट के अलावे दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। क्लियर, इसी मकसद के लिए मैंने ये सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस को फिर से रिवाइज करते हैं। पापा ने मुझे एक कलम दिया। दिया यानी कि देना, मतलब ये दिया जो है मेरा वर्ब हो गया। इस वर्ब से दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कौन या किसने दिया, तो कौन दिया, पापा ने दिया, मतलब ये सब्जेक्ट। क्लियर, अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाकर हम लोग इन दोनों का जवाब ढूंढेंगे। अब दोनों को जोड़ करके, पापा ने दिया, क्या दिया, एक कलम, एक ऑब्जेक्ट। पापा ने एक कलम दिया, किसे दिया, मुझे दिया, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे। तो देखिए यहां पे इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो मेरा मुझे है, कहने का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग यानी कि जो ऑब्जेक्ट मेरा इंसान से संबंधित होगा उसको हम लोग बोलते हैं आईडीओ। आईडीओ कहने का मतलब क्या हो गया, आईडीओ कहने का मतलब हो गया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, दूसरा जो मेरा पार्ट है वो है मेरा एक कलम, यानी कि कलम। कलम एक क्या हो गया, कलम हो गया एनएलटी। एनएलटी कहने का मतलब क्या हो गया, एनएलटी कहने का मतलब हो गया मेरा नॉन लिविंग थिंग। एनएलटी, एनएलटी मतलब नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मेरा नॉन लिविंग थिंग होगा, वस्तु होगा, सब्सटेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डीओ। डीओ का मतलब क्या हो जाएगा, डीओ का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मेरा ये मकसद था कि आपको ये भी अवगत करा दें कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट के अलावे दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो इंसान से जुड़ा हुआ हो, जो इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीओ, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट मेरा एक वस्तु हो, पदार्थ हो, उसको हम लोग एनएलटी यानी कि नॉन लिविंग थिंग यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर, इसी पार्ट में आगे बढ़ाते हैं। यहां पे ये जो मेरा सेंटेंस है इसको हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। पापा ने मुझे एक कलम दिया। पापा gave me a pen. पापा gave me a pen. क्लियर,
तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले यहां पे मेरा सब्जेक्ट आ गया पापा, वो उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब, और उसके बाद मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट और ये भी मेरा ऑब्जेक्ट। SVOO कहने का मतलब है मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पे SVOO। पहले हम लोगों ने पढ़ा था SVO, लेकिन आगे जब यह जानकारी बढ़ी तो हो जाएगा SVOO भी होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दो बार भी आ सकते हैं। इसमें पहला इंसान से जुड़ा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा IDO, और ये टेंस से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, पदार्थ है, उससे जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा IDO और DO। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इस सेंटेंस को हम लोग एक और तरह से बना सकते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को पलटना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पापा gave a pen to me, पापा गेव अ पेन टू मी। अब यहां पे क्या हुआ, ये मेरा सेम है एज यूजुअल पहले की तरह, ये मेरा सेम है सब्जेक्ट वर्ब मैच्ड, सब्जेक्ट वर्ब मैच्ड, क्लियर। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यदि हम लोग आगे बढ़े तो पहले यहां पे क्या देखते हैं, पहले वाले सेंटेंस में मी यानी कि IDO आगे था और DO पीछे था। यहां पे मैंने क्या किया है, DO को पहले कर दिया है और IO को क्या कर दिया है, IDO को मैंने पीछे कर दिया है। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर आप इस फॉर्मूला से बनाते हैं, IDO पहले रखते हैं, तो मी के पहले आपको टू नहीं लगाना है, पापा गेव मी अ पेन। लेकिन आप अगर DO को आगे करते हैं, वस्तु को आगे करते हैं और लिविंग थिंग को आगे करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं, तो हो जाएगा पापा गेव अ पेन, पापा ने एक कलम दिया, किसे दिया, मेरे को, मुझको, तो उसका इंग्लिश में अर्थ निकलता है टू मी। समझ आया। तो इसका बनाने का मेरा दो तरीका हो गया, पापा गेव मी अ पेन, पापा गेव अ पेन टू मी। ये दो पार्ट हो गया, ये दोनों कंपटीशन में भी काफी ज्यादा बच्चों को फंसाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इनसे अवगत होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि अभी सर जो पढ़ा रहे थे इंग्लिश, ठीक है ना, वह सर बिहार में पटना का नाम आप लोग सुने होंगे, वहां उनका एक अपना बहुत बड़ा ब्रांच है ना, जो एंगो सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो सर की काफी ये है, इंग्लिश के बारे में बहुत जानकार है ये, है ना, और अभी देखे ही है कि पढ़ाने का तरीका इनका क्या है ना। तो अगर सर का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग सर से पढ़ना चाहेंगे तो सर अपना एक नया चैनल आप लोग के पास लॉन्च करेंगे, इसी है ना, इसी चैनल के माध्यम से हम आप लोग को बता देंगे, या फिर सर आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे कि कब उनका चैनल लॉन्च हो रहा है और किस नाम से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अगर अभी आप लोग को पढ़ाई सर का समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और क्या करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो सर के बारे में बता दूं कि सर अंग्रेजी के समझिए कि बहुत बड़े है ना विद्वान है ना। यहाँ पटना में उनका कहीं भी आप सुनिएगा, सर्च कीजिएगा तो रवि रंजन मेहता के नाम से है ना जाने जाते हैं सर MBA कर चुके हैं और इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो सर का एक सपना है, सर का सपना क्या है कि यहाँ पटना के बच्चे तो इनसे लाभान्वित हो ही रहे हैं, है ना। सर का एक सोच है कि क्यों नहीं, है ना, सर के बात को पूरी दुनिया जाने, है ना। तो वही अपने बात को लेकर के आप लोग के समक्ष पेश हुए हैं और आप लोग को बताया है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपका सर का वीडियो है ना अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं और जितना हो सके है ना इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे यह पता चलेगा कि आप लोग ने सर को क्या किया, लाइक किया है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।